जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है जो प्रमुख पदाधिकारी जो होते हैं उसके रिगार्डिंग प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो उसका एक पार्ट आ चुका है आपका, ये इसका दूसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत आज हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 57 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे इसके। पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए। रिपीट कर लो फिर से, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? स्पीकर का निर्वाचन भी सभी सदस्य के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा या चुना जाएगा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन चुनेगा? राष्ट्रपति। और ये अध्यक्ष या फिर स्पीकर उसको लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप से शपथ लेता है? तो वो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। जैसे लोकसभा का मेंबर सदस्य मीन्स वो जो शपथ लेगा, वैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष भी शपथ लेगा। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलवाएगा? उसका शपथ दिलवाएगा। शपथ तो उसे कोई शपथ नहीं दिलवाता, उसे कोई शपथ नहीं दिलवाता, जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर डी। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं, वो क्या होता है? लोकसभा का ही होगा। जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेगा वो लोकसभा का ही मेंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा के गठन के बाद खाली करेगा। अगली लोकसभा के गठन के बाद। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर, मीन्स आसानी से इस पोस्ट को खाली करवाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख रुपया, 4 लाख, उपराष्ट्रपति के समान। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। वैसे नहीं देगा, जब ड्रॉ की सिचुएशन में आ जाएगा तब लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो वोटिंग दे सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई मीन्स ड्रॉ जिसको कहते हैं ना, मत देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे देगा? तो उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो अपना त्यागपत्र देगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो संसद के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है लोकसभा अध्यक्ष के। किसके अधीन है? लोकसभा अध्यक्ष के। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। 19वां प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? उसे प्रमाणित करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो कौन बोलेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का, नियम समिति का। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में गणपूर्ति मीन्स कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है?
तो या तो वो सदन को स्थगित कर देगा या निलंबित कर देगा, कुछ भी कर सकता है, उपयुक्त में से कुछ भी। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। संसद की संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का। ये सारे प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है? वित्त विधेयक है अथवा नहीं, ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक को करेगा, जबकि वित्त विधेयक को लोकसभा का स्पीकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी भी विधेयक को अंतिम धन विधेयक, जब भी धन विधेयक आए तो लोकसभा का अध्यक्ष, और वित्त विधेयक आए तो स्पीकर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक का कार्य करता है? पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक का कार्य करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? इसमें से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष के मीन्स अधिकार में नहीं है? तो वोट नहीं दे सकता, मीन्स वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेगा, ये नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। पर क्या सब कर सकता है? तो यह निश्चित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो ये उसके अंतर्गत आएगा। सदन की कार्यवाही व प्रक्रिया का कार्य संचालन करना, सदन की समिति में सदस्यों की नियुक्ति करना, ये सारा काम किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो आसान सा प्रश्न हो गया अब आपके लिए। लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को बहुमत पारित करके, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को याद रखिएगा, साधारण बहुमत से भी हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? प्रथम लोकसभा के स्पीकर जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। सेम प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों तक निर्वाचित नहीं हुए हैं? मीन्स 2 अवधि तक नहीं रहा है उसका नाम। तो बलिराम भगत, जबकि 2 बार रह चुका है GMC बालयोगी, बलराम जाखर, N संजीव रेड्डी। 37वां प्रश्न है, लोकसभा के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जीवी मावलंकर को, क्योंकि पहले थे तो जाना जाता है जीवी मावलंकर को। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? अपने सदस्य की मीन्स जो सदस्यता त्याग दी थी वो थे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष ए अयंगर, मीन्स अनंत सैनम अयंगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे तो ये नहीं रहे हैं, जबकि बलिराम भगत, GS ढिल्लों और हुकुम सिंह ये सब लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो सबसे अधिक बलराम जाखर का रहा है। बलराम जाखर का। अपने पद पर रहते हुए दिग्वंत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये थे GMC बालयोगी। GMC बालयोगी। इनका कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष के बराबर मत पड़े तो उस स्थिति में निर्णय कौन करेगा? मीन्स निर्णायक मत जो होगा कौन देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। ओके, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में सिक्के उछाल के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे सही कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधायक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? वो क्या मतदान करेगा? तो किसी मीन्स जब समान मत हो जाएगा तो निर्णायक मत वो करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में
सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापति का नवावलंबी तैयार किया जाएगा? तो कितने का? 6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद पर स्थित निम्न में से किसके समान है? ये जो लोकसभा के अध्यक्ष का पोस्ट है वो किसके समान है? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष पर, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके अध्यक्ष पे हमारा लोकसभा का अध्यक्ष का पोस्ट है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। लोकसभा अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? इसका पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव, लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? ये देगा उपाध्यक्ष को, त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पी.ए. संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? इसे कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से कौन हटा सकता है? उसको लोकसभा एक आशय के प्रस्ताव पारित करके उसको संसद का जो सामान्य बहुमत के आधार पर भी इसको हटा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण का कौन मत नहीं डाल सकता? पहले चरण का मत नहीं डालेगा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि बाद में जब टाई होता है ना तब वो वोटिंग करता है, निर्णायक मत डालेगा। आगे प्रश्न है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी? तो मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किन अनुच्छेद में से कौन एक अवंधित करता है, ये कौन ये बताता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 100 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जब निर्णायक मत की जरूरत पड़ेगी, मीन्स टाई हो जाएगा, तब लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक ना, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है? नहीं, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत? नहीं, लोकसभा के द्वारा, मेंबर के द्वारा चुना जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। टोटल 57 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट किया। इसमें एक एक्सरसाइज और है, ठीक ना, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये एक्सरसाइज, छठा एक्सरसाइज, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो टोटल 25 प्रश्न है, 25 कंप्लीट कर लेते हैं इसको फास्ट में। पहला प्रश्न है, भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो CAG में होता है कि वो व्यय को नियंत्रित करे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार पूछता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ये करता है संघ और राज्य दोनों के लिए, संघ और राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? ये करता है कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रित करेगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये आएगा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है बिना किसी सूचना का वही फंडिंग उठा सकता है, ठीक ना, और इसका जवाबदेही किसी को देना भी नहीं पड़ेगा, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 7वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। CAG का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। AG का भी कौन किया था? राष्ट्रपति ही किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? ये करता है संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की सेवानिवृत्ति होती है, तो ये होता है या तो पहले 6 वर्ष हो जाए या पहले 65 वर्ष हो जाए, जो पहले पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो आप 62 के एज के हो और आप बन गए हो CAG,
तब आप 3 साल ही काम कर पाओगे, क्योंकि 3 साल के बाद आपका 65 कंप्लीट हो जाएगा, हट जाओगे। लेकिन आप 52 साल में बने हो तो फिर आप 68 ईयर तक 58 ईयर तक रह सकते हो, समझ रहे हो। या तो पहले 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए रिटायरमेंट हो जाएगा CAG का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 148, अनुच्छेद 148 के तहत। AG का कितना था? 76 था, अटॉर्नी जनरल का। ये कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है, ये 148, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसे हटा सकता है भारत की संसद के दोनों सदनों के संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। हटाएगा राष्ट्रपति, पर संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त मीन्स पद से हटाया जा सकता है, तो वो हटाया जा सकता है किसी भी प्रकार के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रोसेस से महालेखा परीक्षक को भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाएगा। किन अधिकारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है? तो यह कदाचार और अक्षमता दोनों के आधार पर। आंसर बन जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने की वर्जना है? ये किया जाता है CAG को, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल को। आगे प्रश्न है आपका, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो AK चंदा को, AK चंदा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, ये किसको देता है? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति इसे नियुक्त भी करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? उसके आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक एवं निर्देशन के रूप में कार्य करता है? ये कार्य करता है लोक लेखा समिति के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। भारत के जो CAG है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो CAG लोक लेखा समिति के बैठक में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों गलत है, तो कोई पढ़ते नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ये जिम्मेदारी संसद की है, संसद की। ऑप्शन नंबर बी। क्या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? मीन्स पद ग्रहण करने से पहले ही शपथ ले लेता है? तो हाँ, क्योंकि इसको कोई हटा नहीं सकता, डायरेक्ट हटता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर मीन्स वो क्या है ना कि 6 वर्ष और 65 वर्ष जब तक नहीं होगा तब तक इसको कोई हटा नहीं सकता, इसलिए शपथ के साथ साथ ही वो क्या कर लेता है, मीन्स पद ग्रहण से पहले ही शपथ ले लेता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकाधन के व्यय की निगरानी के लिए संसद प्रहरी के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है CAG का। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से स्वयं शासी जिला और केंद्रीय परिषद के निधियों की लेखाओं की लेखा कौन करता है? लेखा परीक्षण कौन करता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और लोक लेखा परीक्षक, CAG मीन्स। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मीन्स यहाँ पे एक कथन गलत है, ठीक ना। जो कथन सही है उसको पढ़ लेते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जाएगा। CAG के वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये कथन सारे सही थे, बी कथन गलत है यहाँ पे, ठीक ना। कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो भारत सरकार के आगे काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के मीन्स नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो रक्षा लेखाओं का संलग्न, ये गलत है, वित्त का काम करना उनका। क्या सब है? तो आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं के संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के लेन देन की लेखा का समीक्षा करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की लेखाओं का लेखा परीक्षा करना, राज्यों की लेखाओं का संकलन करना, ये सारा काम CAG का है। तो टोटल 25 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि मैं पहले लुसेंट ऑब्जेक्टिव इसको कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।